जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम संविधान का संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में जो संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है और उससे संबंधित जो प्रावधान है उनको हम जानेंगे साथियों। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान है। संशोधन का प्रावधान है, ठीक है, परिवर्तन का नहीं। ध्यान रखिएगा इस बिंदु को जो मैं बता रहा हूं आपको। आप हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। संसद को हमारे संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संसद हमारे संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कर सकती है संसद कि इस संविधान की जगह कोई और दूसरा संविधान लागू कर दे, ठीक है। इसी संविधान में परिवर्तन कर सकती है और हमारा संविधान ये शक्ति संसद को देता है, ठीक है। और ये इसलिए देता है ताकि परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सके और उसे इस योग्य बनाया जा सके कि वो समय और परिस्थिति और आवश्यकताओं को पूरा करे नागरिकों की। ठीक है साथियों, ये बेहद महत्वपूर्ण है, परिस्थितियों के अनुसार और आवश्यकताओं को पूरा करे। मैं एक उदाहरण देके आपको इसको समझाता हूं कि हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। पहले संविधान संशोधन से हमने नवीं अनुसूची संविधान में जोड़ी। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही थी? नवीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों कि इसमें जिन प्रावधानों को डाल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि एक तरफ तो साथियों जो संपत्ति का अधिकार था उसको हमने मूल अधिकार बना रखा था या मूल अधिकारों के तौर पर अपने संविधान में स्थापित किया था, और दूसरी तरफ डीपीएसपी में हमने ये प्रोविजंस भी कर रखे थे कि हमें जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके साथ न्याय करना है, और ये न्याय सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा। अब इन दोनों में जब टकराहट की स्थिति बन रही थी तब हमने संविधान का पहला संशोधन किया, परिस्थितियों के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे संशोधन के, उनमें ये चीज ऑटोमेटिकली निहित होगी कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि भाई हमें हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा, और हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता थी कि वो एक ऐसा संविधान दे के गए हैं जो समय के हिसाब से खुद को परिवर्तित कर सकता है। एक जीवंत दस्तावेज है हमारा संविधान। और वो किस वजह से जीवंत दस्तावेज है? इसी संविधान संशोधन की शक्ति के कारण, अधिकार के कारण, ठीक है साथियों। कि हाँ, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भविष्य में कैसी चुनौती आ रही है, और मान लीजिए हमारे संविधान में उस चुनौती से निपटने के लिए प्रावधान नहीं है, तो हमारा संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि आप उसमें संशोधन करिए और उस परिस्थिति से निपटिए। लेकिन संविधान संसद को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं देता है, संविधान को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि संशोधन का प्रावधान, संविधान संशोधन है क्या, संसद के पास इसकी ताकत है, समय और परिस्थितियों के अनुसार संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों तेजी से। इसका जो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वो भाग 20 में है साथियों, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आर्टिकल 368, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है या उससे संबंधित जो प्रावधान है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि
हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल उसे जीवंत दस्तावेज बनाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसे। ये पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में किस देश से अपनाई है या अधिकृत की गई है। संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वो किस भाग में है, ऐसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की जो शक्ति हमारे संविधान ने दी है वो किसको दी है, वो संसद को दी है, कार्यपालिका को दी है, विधायिका को दी है या राज्य की विधानमंडल को दी है। तो ध्यान रखिएगा, ये शक्ति हमारे संविधान ने संसद को दी है। ठीक है साथियों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको पहले मैंने एक विशेषता के तौर पर भी बताया था, उसे फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संविधान है ना वो ना तो ज़्यादा लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। ना लचीला ना ज़्यादा कठोर, मतलब वो इन दोनों का मिश्रण है। इस विशेषता को हम आज समझेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो विशेषता है ये भी आर्टिकल 368 से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण इसमें चीज़ समझिए साथियों कि 1973 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था, केशवानंद भारती मामला, बेहद जरूरी है, 1973। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। ठीक है, 13 जजों की बेंच थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। ठीक है, इसमें फैसला दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, कितनी भी मेजॉरिटी क्यों ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी की, तब भी वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार अपने पास रखा कि मूल ढांचा क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, इसको व्याख्यात समय समय पर कौन करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा और उसको व्याख्या या उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से बताया है। जैसे एक सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता इस मूल ढांचे का हिस्सा है, मतलब आप भारत से सेकुलर कैरेक्टर नहीं छीन सकते हैं, कितनी भी आपके पास मेजॉरिटी क्यों ना हो। ठीक उसी तरीके से एक और ये प्रोविजन है समाजवाद का, रूल ऑफ संसदीय प्रणाली का सेकुलरिज्म, संसदीय प्रणाली, फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये सारे के सारे प्रोविजन मूल ढांचे का हिस्सा हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर एक्सप्लेन किया है और उन्हें बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती मामला कि ये बताता है संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उस पर बैन लगाता है, या ये समझिए कि संसद को वो डायरेक्शन देता है कि हाँ संविधान में संशोधन करिए, लेकिन उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं संविधान के, जो मूल ढांचे का हिस्सा है या मूल ढांचे के तहत जो तत्व आते हैं, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है ऐसे प्रावधानों में जो मूल ढांचे से संबंधित नहीं है। और इसका जो जजमेंट दिया था या जो फैसला आया था या जो निर्णय दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में दिया था। बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे पूछा जा सकता है कि मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत किस मामले से संबंधित है, कब दिया था, 1973 में दिया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब मैं आपको इसी टॉपिक में एक संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है इसको समझिए। संविधान
संशोधन के प्रकार, ठीक है। ये 3 प्रकार से होता है साथियों। पहला प्रकार है इसमें संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है। दूसरा जो प्रावधान है इसमें साथियों, संसद में विशेष बहुमत से संशोधन या विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा मैं यहां पे लिख देता हूं साथियों, तीसरा है विशेष बहुमत ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, ठीक है। यानी कि विशेष बहुमत तो मस्ट है ही है, उसके अलावा आधे से ज़्यादा राज्य, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो उनमें से लगभग 15 राज्य इसको समर्थन देंगे, तब ये संविधान संशोधन लागू हो पाएगा, एक कानून बन पाएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति भी इसमें जरूरी है विशेष बहुमत के साथ, ठीक है। एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा साथियों। एक चीज और समझिए कि संसद में जो साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है, इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होंगे वो केवल और केवल दूसरे और तीसरे प्रावधान के अंतर्गत किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा अगर सवाल बनाना चाह रहा है एग्जामिनर तो वो बना सकता है। तो कुल मिलाकर संविधान में 3 तरीके से संशोधन से होता है। एक साधारण बहुमत द्वारा, ध्यान रखिएगा, द्वारा संशोधन, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, ठीक है साथियों। अब एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रकार है आपका संसद में साधारण बहुमत द्वारा ठीक है। इसमें इस शब्द को हमें समझना है, साधारण बहुमत, इसका मतलब होता है उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत, ठीक है साथियों। ये शब्द आप याद रखेंगे, उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत। जैसे आप कल्पना करिए कि किसी दिन संसद में सांसदों की संख्या 400 रहती है, ठीक है। 400 सांसद उपस्थित हैं और कोई प्रावधान या इसी साधारण बहुमत के तहत ही हमें संविधान में संशोधन करना है, तब
201 सांसदों ने मान लीजिए उस संशोधन के पक्ष में वोटिंग कर दी और 199 उसके अगेंस्ट रहे, तो ये 201 है ना साथियों, ये उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत है, जिसे हम साधारण बहुमत के नाम से भी जानते हैं। या ये अंतर समझिए कि ये जो 201 है ना, ये क्लियर मेजोरिटी नहीं है अगर मैं लोकसभा के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा के कॉन्टेस्ट में क्लियर मेजोरिटी 272 प्लस होती है। ठीक है, विशेष बहुमत में हमें हर बार 272 प्लस के आंकड़े को छूना पड़ेगा, तभी संशोधन हो पाएगा। साधारण बहुमत में उपस्थित और वोट देने वालों का अगर बहुमत है तो संशोधन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 416 सांसद हैं, ठीक है, और 210 सांसदों ने उसके पक्ष में वोटिंग कर दी, ठीक है, और बचे हुए ने उसके विपक्ष में वोटिंग कर दी, तब भी वो संविधान संशोधन हो जाएगा, लेकिन उसे साधारण बहुमत के तहत संशोधन माना जाएगा और आर्टिकल 368 के तहत उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे जब मैं विशेष बहुमत बताऊंगा तब और चीजें क्लियर होंगी। अब ये जरूर आप देखिए कि इस साधारण बहुमत से आप कौन कौन से प्रोविजंस को संशोधन कर सकते हैं, इनमें कुछ मैं बताता हूं आपको, ये नोट डाउन जरूर करिएगा। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, समझिए, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि भारतीय संघ में अगर हम किसी टेरिटरी को शामिल कर रहे हैं, उसको हिस्सेदार बना रहे हैं, ठीक है, या हम किसी नए राज्य का गठन कर रहे हैं, ठीक है, तब ऐसा संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। पूरी की पूरी ताकत संसद के पास है, इसमें राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधानमंडल हैं, और जो हम राज्य बना रहे हैं, जिसका हम गठन कर रहे हैं, उसके पास भी इसमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जब गोवा को हमने पुर्तगालियों से छीना था और उसके बाद भारतीय संघ का हमने उसे हिस्सा बनाया था, तब ये साधारण बहुमत के तहत या मानिए इस संविधान संशोधन के तहत गोवा के संबंध में पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई थी। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश और गठन, गोवा वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं साथियों, ध्यान रखना। ये ऐसे राज्यों से थोड़ा सा अलग है जो हम अपने अंदर ही, जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा थे और उनमें से हम काट कर या कोई अलग राज्य बना रहे हैं, जैसे तेलंगाना हमने बनाया था 2014 में, इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक और इसका उदाहरण है साथियों, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। ठीक है साथियों, ये अलग है पहले वाले से। दूसरा कि हाँ, ये संसद को ये अधिकार दे रहा है, नए राज्य का गठन कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से 2000 में उत्तराखंड बनाया था, बिहार से झारखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया था। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रोविजन के तहत बनाए गए थे। ये जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, नए राज्यों को बनाने का अधिकार पूरा का पूरा संसद के पास है। अगर किसी राज्य की विधानसभा ये चाहती है कि उसमें से कट के एक नया राज्य बन जाए, तो वो केवल प्रस्ताव दे सकती है संसद को। संसद उस प्रस्ताव को माने ना माने, ये पूरी की पूरी ताकत संसद के पास है। ठीक इसी तरीके से अगर उस राज्य का नाम भी बदलना है ना, तो इसकी अल्टीमेट अंतिम ताकत संसद के पास ही है। ठीक है, राज्य केवल और केवल सिफारिश कर सकता है या आवेदन दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से साथियों। एक और इसमें प्रोविजन देखिए, राज्य
विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हमारी संसद के लिए उच्च सदन लोक राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरीके से राज्यों के लिए उच्च सदन विधान परिषद होता है। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि अभी हमारे जो कुल राज्य हैं उनमें कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ध्यान रखिएगा, अगर ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उनका नाम याद रखिए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के नेता सदन कौन है और नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये भी आप याद रखिए। जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट में न्यूज़ भी ये बनी है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिए कि राज्य की विधानसभा बननी है या उसे समाप्त करना है, ये साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है और इसकी शक्ति भी अंतिम संसद के पास है। ठीक है साथियों, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है, नागरिकता की प्राप्ति या उसकी समाप्ति। ठीक है, मैं कुछ प्रोविजंस तेजी से बता देता हूं आपको। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो आपके प्रोविजंस हैं, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, आप लिख लीजिएगा इसमें, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ऐसे प्रोविजंस को आप साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम मुख्यतः जो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है उनको हम समझते हैं, जानते हैं। पहला है साथियों इसमें, या जो उसका टाइप 2 है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, अब आप ये चीज समझिएगा कि साधारण बहुमत से जो संशोधन हो रहा है ना, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रोविजंस मैंने बताया ना, ये एक तरीके से दिखा रहे हैं कि वो प्रोविजन है हमारे संविधान के जो लचीले संविधान की विशेषता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत से किन प्रावधानों में संशोधन किया जाता है या उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी प्रकृति लचीली होगी। ठीक है, उनके लिए कोई ज़्यादा कठोर प्रक्रिया नहीं है, ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अब जब विशेष बहुमत से जो संशोधन होंगे, ठीक है, वो संविधान की उस विशेषता से संबंधित हैं जो संविधान को एक कठोर संविधान बनाती हैं। ठीक है, समझते हैं साथियों। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत उपस्थित एवं मत देने वालों का दो तिहाई बहुमत ठीक है, जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो। ठीक है साथियों, पहला तो ये प्रोविजन समझिए कि उपस्थित एवं मत देने वाले में से 2/3 उस प्रावधान के पक्ष में वोटिंग करें। ठीक है साथियों, वहां ऐसा नियम नहीं था, वहां आप देख रहे थे साधारण बहुमत में 50% ने ही अगर वोटिंग कर दी, ठीक है, उपस्थित में से 50% ने ही अगर वोटिंग कर दी, ठीक है, तो संशोधन हो जा रहा था। यहां 2 टर्म आपको कंडीशनें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उपस्थित जितने लोग हैं ना, उनमें से कम 2/3, ठीक है, कम से कम 2/3
उस प्रावधान के पक्ष में वोटिंग करेंगे, और ये मिनिमम जो 2/3 है ना, ये क्लियर मेजॉरिटी यानी कि 272 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोकसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा की संख्या के आधार पर आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, यानी कि विशेष बहुमत में ये होगा कि जितने उपस्थित लोग हैं, सदस्य हैं, उनका 2/3 प्रावधान के या संशोधन के पक्ष में वोटिंग करेगा। न्यूनतम 2/3, ध्यान रखिएगा इसमें ये 2/3 कम से कम 2/3 है। ठीक है, मिनिमम 2/3 तो उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, और ये जो मिनिमम 2/3 है ना, वो क्लियर मेजॉरिटी जो है लोकसभा की, उससे ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है साथियों, आगे इसमें आप देखिए कौन कौन से प्रोविजंस इसके तहत हम संशोधन कर पाते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स हुए, आपकी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए। ठीक है, और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जो साधारण बहुमत यानी कि फर्स्ट और जो अभी थर्ड में बताऊंगा, फर्स्ट और थर्ड में जो प्रोविजंस नहीं आ रहे हैं या उनके तहत उनमें संशोधन नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, वो इसी विशेष बहुमत या दूसरे प्रावधान के तहत संशोधन उनमें किया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संविधान के जो ज़्यादातर संशोधन है वो इसी विशेष बहुमत या संविधान संशोधन का जो प्रकार नंबर 2 है उसके तहत किए जाते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लिख लीजिए आप इसे, कि संविधान के ज़्यादातर उपबंध विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। यानी कि टाइप 2 जो संविधान संशोधन की प्रकार है, उससे ज़्यादातर संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। ठीक है साथियों, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और एज ए होल जो पहले और तीसरे के को छोड़कर जितने भी प्रावधान बचेंगे वो सब संविधान संशोधन के प्रकार 2 के तहत संशोधन किया जाएगा। उनमें ध्यान रखिए, बेहद महत्वपूर्ण, मिनिमम 2/3 होना चाहिए। जितने लोग उपस्थित हैं उनका कम से कम 2/3। ठीक है, वो संसद सदस्य उस आवेदन के पक्ष में या संविधान संशोधन के पक्ष में वोट डालेंगे, और ये मिनिमम 2/3 जो है ये उस सदन की जो क्लियर मेजॉरिटी है 272 जैसे लोकसभा के संदर्भ में, उससे ज़्यादा होंगे। राज्यसभा के संदर्भ में आप मुझे ये डाटा बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रकार देखते हैं साथियों। इसमें तीसरा प्रकार ये है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति। ठीक है साथियों, इसके तहत ज्यादातर उन प्रावधानों को संशोधन किया जाता है जो हमारी संघीय प्रणाली से संबंधित होते हैं। जो हमारी संघीय प्रणाली से संबंधित होते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि ये देखिए आप, इसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की स्वीकृति, यानी कि राज्यों की विधानमंडल का भी बहुमत लिया जा रहा है संसद के बहुमत के साथ साथ। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघीय प्रणाली के प्रावधानों में ही संशोधन के लिए इस विशेष बहुमत और ये टाइप 3 संविधान संशोधन प्रक्रिया का या प्रकार का इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है साथियों,
आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रावधान और बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस संशोधन किया जाता है। देखिए, सबसे पहला आ गया सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से संबंधित कोई प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, से संबंध कोई विषय, ये सातवीं अनुसूची मैंने आपको बताया था, ये संघीय प्रणाली से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगेन फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि यूपी से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, यूपी से लोकसभा में कितने सदस्य जाएंगे, इन प्रोविजंस में अगर संशोधन करना है तो निश्चित तौर पर तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन से ही किया जाएगा, जिसमें राज्यों की स्वीकृति भी अहम है। ठीक है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, खुद आर्टिकल 368, ठीक है, और उसके तहत जो हमने शक्तियां दी हैं संसद को, वो खुद उनमें अगर हमें संशोधन करना है तो वो टैब 3 संविधान संशोधन प्रक्रिया से ही हम कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और आप लिखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। ठीक है साथियों। एक और महत्वपूर्ण है, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन। अगर उसमें हमारे संविधान ने संघीय प्रणाली के तहत केंद्र को कुछ अधिकार दिए हैं, राज्य को कुछ अधिकार दिए हैं, विधायी अधिकार, अगर इसमें इस डिवीजन में हमें कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और ये संविधान संशोधन तीसरे प्रकार के तहत ही किया जा सकता है। ठीक है साथियों। ये तीनों तरीके के मैंने संविधान संशोधन और क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं वो बता दिए हैं मैंने आपको साथियों। 3 तरीके से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला प्रावधान, संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ये लचीले संविधान की विशेषता से संबंधित है, और दूसरे और तीसरे विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति। तीसरा वाला की विशेषता यह है कि संघीय प्रणाली में जितने संशोधन होंगे वो इसी के तहत होंगे। दूसरे वाले की विशेषता ये है कि संविधान में ज़्यादातर संशोधन इसी के तहत किए जाते हैं, और पहले वाले की विशेषता ये है कि ये लचीली संविधान को दर्शाता है, प्रावधानों को दर्शाता है, उनमें संशोधन करता है। तेजी से साथियों एक बार इसकी प्रक्रिया और लिख लेते हैं हम संविधान संशोधन की। ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया की कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले पहला इसमें पॉइंट होता है कि जो संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन से हो सकता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर संविधान संशोधन के लिए कोई आप प्रावधान लेके आ रहे हैं, या मान लीजिए कोई विधेयक आप स्थापित कर रहे हैं, संसद में ला रहे हैं, तो आप वो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप उसको लोकसभा में ही लेके आइए या उसको राज्यसभा में ही लेके आइए। मतलब इसका ये है कि संसद
संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है, आप चाहें तो उसको लोकसभा में भी ला सकते हैं, आप चाहें तो उसको राज्यसभा में भी ला सकते हैं। कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि पहले इसको आप लोकसभा में लेके आइए या उसके पहले राज्यसभा में लेके आइए। यहाँ से ये जरूर समझिए कि राज्य विधानमंडल में नहीं ला सकते हैं आप, ठीक है। राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई विधेयक आप राज्य की विधानसभा में नहीं ला सकते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत या तो लोकसभा से होगी या राज्यसभा से होगी, संसद से होगी। इसकी शुरुआत राज्य की विधानसभाओं से नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश ये चाह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दें, तो उसके लिए प्रावधान या उसके लिए जो विधेयक है वो उत्तर प्रदेश अपनी विधानसभा में ले आए, अपने विधानमंडल में ले आए। नहीं, इसकी शुरुआत या तो लोकसभा से होगी या इसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी। साथियों ये बताइएगा कमेंट में कि छोटे राज्य क्यों ज़्यादा, मतलब छोटे राज्य क्यों बेहतर है डेवलपमेंट के नज़रिए से, विकास के नज़रिए से। कोई आइडिया हो तो कमेंट में बताइएगा। दूसरा कि विधेयक को, जो आप संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं, ठीक है, इसको कोई मंत्री भी ला सकता है, ठीक है, या गैर सरकारी सदस्य। कोई भी ला सकता है विधेयक को संसद में, ठीक है। मंत्री को सामान्यतः सरकारी सदस्य बोला जाता है। जो कार्यपालिका के या मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं सबको सरकारी सदस्य बोला जाता है, और उसके अलावा जो भी मेंबर बचे हुए हैं वो सब गैर सरकारी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन जो विधेयक है, ठीक है, उसको सरकारी सदस्य भी ला सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है, कोई इसकी बाध्यता नहीं है। और एक और इसमें एक प्रावधान है कि संविधान संशोधन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है साथियों। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें संसद में लाने के लिए पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरत होती है। धन विधेयक और कुछ वित्त विधेयक होते हैं, आगे बताऊंगा। आगे तेजी से चलते हैं साथियों। इसमें तीसरा प्रोविजन ये कह रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, ठीक है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। अच्छा साथियों, उसमें आप बताइए, आप साधारण विधेयक की क्यों नहीं बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, ठीक है। आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जो पहले प्रकार का संविधान संशोधन होता है उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो जब साधारण विधेयक से, जो साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत आते ही नहीं है। इसका दूसरा मतलब हुआ कि आर्टिकल 368 के तहत केवल और केवल विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति वाले विधेयक ही या प्रावधान ही इसमें शामिल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। विशेष बहुमत से पारित, दोनों सदनों में आपको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में कर दिया, राज्यसभा में नहीं कर दिया, ठीक है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, अनिवार्य है। राज्यों की स्वीकृति बाद में ली जाएगी, पहले संसद का काम तो हो, ठीक है। और ये प्रत्येक सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक होता है
ये प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित होता है, अलग अलग पारित होता है। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सदनों में असहमति है, ठीक है, संविधान संशोधन को लेकर, तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत हो रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो संसद में के दोनों सदनों में अलग अलग ही पारित हों। अगर इस विधेयक को लेकर दोनों सदनों में कोई टकराहट की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सदन में अलग अलग पारित होना होता है। ठीक है, टकराहट की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं है, अन्य विधेयकों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही बात आ गई साथियों कि अगर कोई संविधान संशोधन संघीय व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि संघीय प्रणाली में कुछ संशोधन करना चाह रहा है, तो उसके लिए टाइप 3 से जाएंगे, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की सहमति। सहमति का मतलब है कि वहां की जो विधानसभा है या जो विधानमंडल है वो स्वीकृति देगी। ठीक है, मतलब स्वीकृति का मतलब बहुमत से उस फैसले का समर्थन करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये संविधान संशोधन जब संसद से पारित हो जाएगा, राज्य की विधानसभाओं से पारित हो जाएगा, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए, और इस संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे ही देंगे। ठीक है, मतलब ये बाध्यकारी होता है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे ही देंगे। बाध्यता है राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास, ना तो वो पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजेंगे और ना ही वो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जैसी अन्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, संविधान संशोधन के पास के विषय में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं, उसे राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है, और जब राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसके बाद ये अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। ठीक है साथियों, स्वीकृति के बाद, स्वीकृति के पश्चात अधिनियम के पश्चात जो संविधान संशोधन विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ संविधान संशोधन से संबंधित ये जो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। कुछ बेसिक्स जरूर, अगर आपको विशेष बहुमत को लेकर अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो मैं इसमें डिटेल में चाहेंगे तो एक वीडियो हल्का सा छोटा सा और बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।